Hello students, let's start the today's class with our chapter conservation of plants and animals. Okay, so today we are going to start the topic that is ecosystem. What is ecosystem? This topic is very essential for the upcoming classes. Okay, as you will proceed to the ninth class and to the 10th class, then you'll move forward to the 11th and 12th classes. Then the senior classes carry so much of the weightage of the environmental studies. So this ecosystem is basically a part of environmental studies. Okay, in competition also, such as UPSC and PCS, state PCS exams, this topic, the particular topic ecosystem, this holds a proper weightage. Okay, so in fact in class 12th biology, the ecosystem portion or ecology portion hold 4 chapters. Okay, so this topic is very important. Okay, so let's move further to this topic and let's dig out what is there in this topic. Okay, so before moving further, let's take a quick revision of what we have studied in the previous lecture. Okay, so previous lecture में हमने ये देखा था कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, नेशनल पार्क क्या होता है, प्रोजेक्ट टाइगर किस लिए लाया गया और क्या होता है। फिर हमने एंडेंजर्ड एनिमल्स को पढ़ा था। ओके, तो ये सारे टॉपिक हमने स्टडी किए थे लास्ट लेक्चर में। ओके, तो एक बार और फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ अ प्लेस वेयर कैप्चरिंग एनिमल्स इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ओके, मतलब आप किसी भी तरह के जानवर को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं प्रोटेक्ट कर सकते। ओके, जंगल पूरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर जितने भी पेड़ पौधे होंगे वो पूरी तरह से प्रोटेक्शन में रहते हैं। ओके, उनको कोई काट नहीं सकता। ओके, और जो लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर रहते हैं, जैसे कुछ आदिवासी वगैरह रहते हैं, सिर्फ उनको उनके जानवर चराने की इजाज़त है। उनको वहाँ के पेड़ों को तोड़ने की इजाज़त है, वहाँ से लकड़ी बोरो करने की इजाज़त है। बाकी और किसी को भी बाहर से अंदर आने की परमिशन नहीं होती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ओके, नेशनल पार्क में क्या होता है? नेशनल पार्क में ये सारे प्लांट्स और सारे एनिमल की स्पीशीज़ को, और साथ में वहाँ पर जितने भी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, जैसे कोई गुफा बनी है जो बहुत पहले बनाई गई थी। ओके, या तो फिर कोई झरना है, नदी है, इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट रखा जाता है, बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड रखा जाता है। ओके, तो नेशनल पार्क में यही सब होता है, मतलब प्लांट्स की सारी स्पीशीज़ को, एनिमल्स की सारी स्पीशीज़ को, और लैंडस्केप और हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स को उस एरिया के पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है। और ऊपर से बहुत बड़ा एरिया कवर करता है नेशनल पार्क। ओके, तो लगभग 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क हैं इंडिया में। फिर हमने ये देखा था प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो सतपुरा टाइगर रिजर्व से चालू हुआ। ओके, और प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर क्या किया गया कि इंडिया में टाइगर्स का शिकार इतने बड़े लेवल पे हुआ था कि टाइगर्स जो है वो गायब हो गए थे इंडिया से। लगभग लगभग कुछ 100 या 120 टाइगर्स से भी कम बचे थे। ओके, फिर इन टाइगर्स का कंजर्वेशन किया गया, इन टाइगर्स को संरक्षण किया गया, इन टाइगर्स को ब्रीड करवाया गया आपस में, और फिर ढेर सारे टाइगर्स जो है आज की डेट में हो गए हैं। ओके, आज की डेट में लगभग लगभग 10,000 से ऊपर टाइगर्स हैं इंडिया में। ओके, और इनकी स्पीशीज़, इनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है। ओके, और आई थिंक एमपी अभी तक, मध्य प्रदेश जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर थे, बट अब कर्नाटका ने लीड ले लिया है। कुछ टाइगर्स कर्नाटका में ज़्यादा हो गए। ओके, और एलिफेंट्स भी कर्नाटका में बहुत ज़्यादा हैं। तो प्रोजेक्ट टाइगर का जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि टाइगर्स की ख़त्म होती स्पीशीज़ को बचाना किसी भी तरह। ओके, ताकि टाइगर पॉपुलेशन को मेंटेन रखा जा सके, बढ़ाया जा सके। ओके, फिर हमने एंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में जाना था कि एंडेंजर्ड एनिमल्स क्या होते। तो एंडेंजर्ड एनिमल्स क्या होते हैं?
ऐसे एनिमल्स जिनका नंबर जो है वो कंटिन्यूअसली कम होता जा रहा है और इस लेवल तक कम हो गया है कि वो अगर और कम हुआ तो वो विलुप्त हो जाएंगे, वो बचेंगे ही नहीं। ओके, तो हाईली रिस्क वाले जो एनिमल्स होते हैं जो बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं, ओके, जिनकी स्पीशीज़ बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, वो एंडेंजर्ड एनिमल्स कहलाते हैं। एनिमल्स हुज नंबर्स आर डिमिनिशिंग, यानी कम होते जा रहे हैं जिनके नंबर्स, टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन। इस लेवल तक कम होते जा रहे हैं एनिमल्स के नंबर कि वो विलुप्ति की कगार पर आ गए हैं, मतलब वो ख़त्म होने की कगार पर आ गए हैं। तो ऐसे एनिमल्स क्या होते हैं? एंडेंजर्ड एनिमल्स होते हैं। अब इकोसिस्टम की बात करते हैं। तो इकोसिस्टम क्या होता है कि सारा के सारे एक पर्टिकुलर एरिया की बात की जाए, ओके, जैसे हम चोटिला की अगर बात करें तो चोटिला में जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं और जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं और जितने भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, ओके, और साथ में चोटिला में जितने मकान हैं, जितनी नदियां हैं, जितने पहाड़ हैं, तो ये सब को मिला करके चोटिला का इकोसिस्टम तैयार होता है। ओके, तो चोटिला में रहने वाले जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स, लोग, ओके, और वहाँ यहाँ पाए जाने वाली वाटर बॉडीज़ के साथ साथ जितने भी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, ओके, तो सबको मिला करके चोटिला का इकोसिस्टम बनता है। ओके, इकोसिस्टम बहुत बड़ा भी हो सकता है और बहुत छोटा भी। मैं आपको बताऊँ, एक पानी की बूंद भी इकोसिस्टम है। क्यों? क्योंकि उस पानी की बूंद के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया मौजूद हैं, वो बहुत सारे बैक्टीरिया का घर है। ओके, तो इकोसिस्टम बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़ा भी हो सकता है। ओके, अब चलिए हम कुछ चीज़ों के बारे में जानते हैं, जैसे रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक क्या होता है? रेड डेटा बुक जो है वो सारे एंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स का रिकॉर्ड रखता है। मतलब जितने भी प्लांट्स खतरे में हैं, जितने भी एनिमल्स खतरे में हैं, सब का रिकॉर्ड कौन रखता है? रेड डेटा बुक। ओके, तो रेड डेटा बुक में सारे प्लांट्स और एनिमल्स के पूरे रिकॉर्ड जो हैं वो रखे जाते हैं। तो सारे प्लांट्स और एनिमल्स के रिकॉर्ड किस में रखे जाते हैं? रेड डेटा बुक में। ओके, तो इसको कौन मेंटेन करता है? इसको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ओके, वो मेंटेन करता है। ओके, तो चलिए हम रीड करते हैं कि रेड डेटा बुक क्या होती है। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स अबाउट रेड डेटा बुक टू द चिल्ड्रन। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन करते हैं बच्चों को कि रेड डेटा बुक क्या होती है। वो बताते हैं कि रेड डेटा बुक ऐसी सोर्स बुक है जिसमें सारे इंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स का रिकॉर्ड रखा जाता है। रेड डेटा बुक इज़ द सोर्स बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल endangered animals and plants. रेड डेटा बुक इज़ मेंटेन्ड इंटरनेशनली बाई एन ऑर्गेनाइजेशन। रेड डेटा बुक जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंटरनेशनली मेंटेन की जाती है। ओके, इंडिया ऑल्सो मेंटेन्स रेड डेटा बुक। इंडिया की भी रेड डेटा बुक है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। जो जो प्लांट्स और एनिमल्स इंडिया में पाए जाते हैं उनके लिए इंडिया में भी रेड डेटा बुक है। ओके, अब माइग्रेशन की बात करते हैं। माइग्रेशन क्या है? माइग्रेशन देखा जाए तो माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर पलायन करना या मूव करना। जैसे हम अगर चोटिला से अहमदाबाद में रहने लगें, ओके, हम चोटिला छोड़ कर के अहमदाबाद में रहने लगे तो हमको ये बोला जाएगा कि ये चोटिला से माइग्रेट होकर अहमदाबाद आए। ओके, तो माइग्रेशन का मतलब आई थिंक आप समझ गए होंगे। माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना। स्कूल वगैरह में भी माइग्रेशन चलता है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। मतलब एक स्कूल से दूसरे स्कूल में अगर आपको जाना है तो वहाँ पर भी माइग्रेशन वर्ड यूज़ किया जाता है। ओके, तो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने को माइग्रेशन बोलते हैं। देखिए, दो तरह के माइग्रेशन होते हैं, ई माइग्रेशन और इम माइग्रेशन। ओके, तो ई माइग्रेशन क्या होता है? किसी जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पर जाना। ओके, सपोज चोटिला छोड़ करके मैं अगर अहमदाबाद जाता हूँ तो वो ई माइग्रेशन है। ओके, और अगर कोई चोटिला आता है अहमदाबाद से या किसी दूसरी जगह से तो वो इम माइग्रेशन है। ओके, तो दोनों के बीच में स्पेलिंग का ये डिफरेंस है कि ई माइग्रेशन ई से चालू होता है और इम माइग्रेशन आई से चालू होता है। ओके, तो और दोनों के बीच में ज़मीन आसमान का अंतर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ओके,
तो माइग्रेशन दो तरह का होता है। तो चलिए रीड करते हैं कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्या लिखा हुआ है। द एक्सकर्शन पार्टी देन एंटर्स डीपर इनटू द फॉरेस्ट। एक्सकर्शन पार्टी मतलब जो खोजबीन वाला दल था बच्चों का, तो वो अब फॉरेस्ट के अंदर और एंटर करता है माधव जी के गाइडेंस में। ठीक है, वो जो ग्रुप है वो तवा रिजर्वॉयर है एक एमपी में। तवा रिजर्वॉयर, रिजर्वॉयर मतलब क्या होता है? रिजर्वॉयर मतलब जहाँ पर पानी इकट्ठा किया जाता है। ओके, तो तवा डैम टाइप का है एक। तो वहाँ पर बच्चे और जो माधव जी थे और जो प्रोफेसर अहमद थे, ये थोड़ा रेस्ट करने के लिए बैठ गए। तो पहेली ने ये ऑब्जर्व किया कि वहाँ पर नदी है, तो नदी में बहुत सारे बर्ड्स आ रहे हैं। नदी में क्या आ रहे हैं? बहुत सारे बर्ड्स आ रहे हैं। ओके, तो माधव जी ने बच्चों को ये बताया कि ये जो है ये माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स मतलब ये दूसरी जगह से आए हैं यहाँ पर। ओके, माइग्रेशन का मतलब ये होता है किसी दूसरी जगह से आना। ओके, तो ये जो बर्ड्स हैं ये दूसरी जगह से आए हैं। मतलब कई कई तो ऐसे बर्ड्स हैं जो 15,000 किलोमीटर दूर का सफ़र तय करके आए हैं। ओके, तो दीज बर्ड्स हैव फ्लोन हियर फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के बहुत सारे कोनों से ये बर्ड्स उड़कर आए हैं। ओके, तो माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम। माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होता है कि साल के एक टाइम ऐसा आता है जब माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं वो जिस जगह पर वो रहते हैं वहाँ से छोड़ करके दूसरी जगह पर मूव करते हैं। क्यों? सपोज़ मैं अगर पोल्स की बात करूं, पोल्स आप लोगों को पता है क्या होते हैं? पोल्स जैसे अर्थ है हमारी पृथ्वी, तो पृथ्वी का जो ऊपर वाला हिस्सा है और नीचे वाला हिस्सा है दोनों बर्फ से ढका है। ओके, और इसी रीजन को बोलते हैं पोलर रीजन। इसी हिस्से को क्या बोलते हैं? पोलर रीजन। ओके, क्योंकि यहाँ पर सूरज की रोशनी स्लैंट पड़ती है या पड़ती ही नहीं है। ओके, तो साल के 6 महीने यहाँ पर पोल्स में दिन होता है और साल के 6 महीने रात होती है। ओके, तो ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं ये पोल से मूव करते हैं, पोल से सफ़र तय करते हैं। तो 15-16 हज़ार किलोमीटर का सफ़र तय करके इंडिया आते हैं। ओके, तो वहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, इसीलिए इनको बोल रहे हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। तो माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लाई टू फार अवे एरियाज एवरी ईयर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस। तो क्या होता है कि जब वहाँ पोलर एरियाज जहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है ऑलरेडी, वहाँ पर टेम्परेचर माइनस में रहता है। तो जब पोलर एरियाज़ में सर्दियों का मौसम आता है तो टेम्परेचर -30 -40 ऐसा टेम्परेचर चला जाता है। तो इतने कम टेम्परेचर में कोई भी बर्ड सरवाइव नहीं कर सकता। तो जैसे ही टेम्परेचर गिरने लगता है तो ये बर्ड जो हैं वहाँ से उड़ करके दुनिया के अलग अलग कोनों में जहाँ पर सर्दी कम है तो वहाँ पर आ जाते हैं। जैसे इंडिया में आ जाते हैं। इंडिया में भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राजस्थान में, तो वहाँ पर बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आ जाते हैं। जैसे आर्कटिक टर्न हो गई, ओके, और साइबेरियन क्रेन हो गया, तो ये सब माइग्रेट करके इंडिया आ जाते हैं। ओके, दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स एज वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम्स वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल। तो वो जो बर्ड्स हैं वो अंडे देने के लिए आते हैं, क्योंकि अगर वो पोल्स पर ही अंडे देंगे या फिर ठंडे इलाकों में ही अंडे देंगे तो उनके बेबीज़ जो है वो नहीं निकलेंगे अंडे से। ओके, वो अंडा ख़राब हो जाएगा। ओके, तो इसलिए बर्ड्स को यहाँ मूव करना पड़ता है थोड़े से गर्म इलाके में, ताकि वो आसानी से अपने यंग वंस को एग्स को दे सके। ओके, बर्ड्स हु कवर लॉन्ग डिस्टेंसेस टू रीच अनदर लैंड आर नोन एज माइग्रेटरी बर्ड्स। ओके, तो जो बर्ड्स बहुत लंबी लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं माइग्रेट करने के लिए या मूव करने के लिए, उनको क्या बोलते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं। ओके, चलिए अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, यानी पेपर की रिसाइकलिंग। पेपर जो हम यूज़ करते हैं उसको रिसाइकल किया जा सकता है। ओके, अब कैसे रिसाइकल किया जा सकता है चलिए हम पढ़ते हैं। प्रोफेसर अहमद ड्रॉज अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन टू अनदर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों को उखाड़ने का या काटने का एक और कारण प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को बताया। बच्चों को प्रोफेसर अहमद ने ये बताया कि पेड़ पेपर बनाने के लिए काटे जाते हैं। ओके, पेड़ों से क्या बनता है? पेपर और फर्नीचर। तो पेड़ों का लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन या लार्ज स्केल कटिंग इसलिए की जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर बन सके। ओके,
तो ही टेल्स देम दैट इट टेक्स 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। 1 टन पेपर बनाने में, मतलब 1,000 किलो पेपर बनाने में, 1,000 किलो पेपर बनाने में 17 बड़े बड़े पेड़ों को काटना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा कितना ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता होगा हर साल, कितने ज़्यादा पेड़ों को काटना पड़ता होगा, तब जाके जो पेपर हमको मिलता है वो अवेलेबल हो पाता है। इसीलिए डिफॉरेस्टेशन जो है वो बैन किया जा रहा है धीरे धीरे कुछ पार्ट्स में। ओके, तो हमें इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ पूरी तरह उग गया है। ओके, उसको 10 साल लगे हैं पूरा ग्रो होने में, या 50 साल लगे हैं पूरा ग्रो होने में, उसको एक झटके में काट दिया जाता है। बट पेड़ जो हम लगाते हैं उसको ग्रो होने में वापस से 10-50 साल लगते हैं। ओके, तो ग्रो एक पेड़ को ग्रो करवाना बहुत बड़ा काम है। मतलब उसको 50 40 50 ईयर्स, 10 20 30 40 50 ईयर्स तक लग जाते हैं उसको ग्रो करने में, और उसको काटने में सिर्फ कुछ मिनट या कुछ घंटे लगते हैं। ओके, तो आप सोच सकते हैं कि पेड़ों को काटा कितनी तेज़ी से जाता है और पेड़ों को लगाया बहुत धीरे रफ्तार से जाता है। ओके, तो देयरफॉर वी शुड सेव पेपर। हमें इसीलिए पेपर सेव करना चाहिए, फालतू पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए। प्रोफेसर अहमद ऑल्सो टेल्स दैट पेपर कैन बी रिसाइकल्ड 5 to 7 टाइम्स फॉर यूज़। पेपर जो है वो 5 से 7 बार रिसाइकल हो सकता है। ओके, यूज़ के लिए। इफ़ ईच स्टूडेंट सेव एटलीस्ट 1 शीट ऑफ पेपर इन अ डे, अगर हर स्टूडेंट एक पेज पेपर का डेली बचाए, तो वी कैन सेव मैनी ट्रीज इन अ ईयर। हम बहुत सारे पेड़ों को साल में बचा सकते हैं। ओके, वी कैन सेव मैनी ट्रीज इन अ ईयर। वी शुड सेव रीयूज़ यूज्ड पेपर एंड रिसाइकल इट। हमको सेव करना चाहिए, पेपर को रीयूज़ करना चाहिए और रिसाइकल करना चाहिए। बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्रीज। ऐसा करके हम न केवल पेड़ों को बचाते हैं, बल्कि वाटर को भी बचाते हैं, जो पेड़ों को मैन्युफैक्चर करने के, या पेड़ों को पेपर को मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज़ होता है। पेपर बनाने के लिए जो पानी यूज़ होता है, तो जब हम पेपर ही कम बनाएंगे, यानी पेड़ ही कम काटेंगे, पेड़ काटेंगे ही नहीं, तो जो पानी है पेपर बनाने के लिए वो कम यूज़ होगा। ओके, मोर ओवर द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स यूज इन पेपर मेकिंग विल ऑल्सो बी रिड्यूस। तो जो हार्मफुल केमिकल्स का यूज़ होता है पेपर बनाने में वो भी कम हो जाएंगे। ओके, जो हार्मफुल केमिकल यूज़ होते हैं पेपर बनाने में वो केमिकल्स भी कम हो जाएंगे। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो है रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? ये डिफॉरेस्टेशन का उल्टा है। डिफॉरेस्टेशन मतलब होता था पेड़ों को काटना, रीफॉरेस्टेशन मतलब होता है पेड़ उगाना। ओके, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज़ रिफॉरेस्टेशन। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को ये बताया कि डिफॉरेस्टेशन का उपाय जो है वो रिफॉरेस्टेशन है। ओके, मतलब पेड़ों को काटने का जो काटने से बचने का जो उपाय है वो पेड़ लगाना है। पेड़ तो कटेंगे अपनी रफ्तार से, पेपर तो बनना ही है, तो पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। ओके, तो रिफॉरेस्टेशन इज रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। जो जंगल बर्बाद हो गए हैं उनको वापस से आबाद कैसे किया जाए? नए पेड़ लगाकर। ओके, जितने ज़्यादा नए पेड़ लगाएंगे उतना ही वापस से जंगल जो है वो पनपेगा। ओके, वापस से जंगल जो है ग्रो करेगा। ओके, तो द प्लांटेड ट्री शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीशीज़। जो पेड़ उगाए जा रहे हैं या लगाए जा रहे हैं वो सेम स्पीशीज़ के होने चाहिए। ओके, एक ही स्पीशीज़ के होने चाहिए। विच वर फाउंड इन दैट फॉरेस्ट, जो उस जंगल में पाए जाने चाहिए। ओके, जैसे पता चला आपने किसी पहाड़ी पेड़ को लगा दिया कहाँ, ट्रॉपिकल एरिया में, तो वो पेड़ तो ख़राब हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए पेड़ भी ऐसे चुनने चाहिए जो उस एरिया में हो सके। ओके, तो रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो। रिफॉरेस्टेशन जो है वो नेचुरली भी हो सकता है। इफ़ द डिफॉरेस्टेड एरिया इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, अगर डिफॉरेस्टेड एरिया यानी उजड़ा हुआ एरिया जो है वो अनडिस्टर्ब्ड रह जाए, ओके, तो इट री एस्टेब्लिशेज इटसेल्फ।
तो वो जो है अपने आप को रीएस्टेब्लिश कर लेगा। इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन में देयर इज़ नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स, कोई रोल नहीं होता ह्यूमन बींग्स का। नेचुरल रिफॉरेस्टेशन में कोई रोल नहीं होता ह्यूमन बींग्स का। वी हैव ऑलरेडी कॉज ट्रमेंडस डैमेज टू आवर फॉरेस्ट। हम पहले से ही बहुत ज़्यादा बर्बाद कर चुके हैं अपने जंगलों को। हम अपने जंगलों को पहले से ही बहुत ज़्यादा बर्बाद कर चुके हैं। अगर हमें रिटेन करना है अपनी वेल्थ, अगर हमें अपनी वेल्थ रिटेन करना है फ्यूचर जनरेशन के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को प्लांट करना पड़ेगा। यही एक ऑप्शन है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को प्लांट किया जाए। ओके, तो प्रोफेसर अहमद ने ये बताया कि इंडिया में हमें जो फॉरेस्ट मिलते हैं, जो फॉरेस्ट हैं हमारे इंडिया में, ओके, तो वो एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं। प्रोफेसर अहमद ने ये बताया कि जो इंडिया में फॉरेस्ट हैं वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं। ये एक्ट क्या करता है? प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन करता है नेचुरल फॉरेस्ट का। ये एक्ट क्या करता है? प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन करता है नेचुरल फॉरेस्ट का। ठीक है, और लोगों की जो बेसिक नीड है या बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है। ओके, तो ये जो एक्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये जंगलों को बचाने का और जंगलों को उगाने का काम करता है। ओके, ताकि लोगों की जो लकड़ी की रिक्वायरमेंट है, पेपर की रिक्वायरमेंट है, ओके, और दूसरी तरह की रिक्वायरमेंट है जो जंगलों से पूरी होती है, वो रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। ओके, आफ्टर सम रेस्ट माधव जी आस्क द चिल्ड्रन, कुछ रेस्ट करने के बाद माधव जी बच्चों से पूछते हैं क्या कि अब वापस लौट चलते हैं, क्योंकि ये जंगल में रात में, क्योंकि रात होने वाली थी, तो माधव जी ने ये बोला कि रात होने से पहले ही हम वापस लौट चलते हैं, नहीं तो जंगल में खतरे से खाली नहीं होता है जंगल भी, जंगली जानवर हमला कर सकते हैं। ओके, तो ऑन गेटिंग बैक प्रोफेसर अहमद एंड द चिल्ड्रन थैंक माधव जी फॉर गाइडिंग देम थ्रू दिस एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। वापस लौटते समय जो बच्चे हैं और जो प्रोफेसर अहमद हैं, उन दोनों ने माधव जी को धन्यवाद दिया, थैंक्स बोला कि आपने हमको इतना अच्छा एक्सपीरियंस दिया, हमको इतनी सारी चीज़ें पता चली कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है, नेशनल फॉरेस्ट क्या होते हैं। ओके, और प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट क्या है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट क्या है, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या होती है, तो ये सब आपने बताया, इसके लिए थैंक यू। ओके, तो चलिए हम इसकी समरी को एक बार रीड करते हैं, क्योंकि समरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर चैप्टर की, इसको बहुत अच्छे से रीड करना चाहिए। ओके, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व आर नेम्स गिवन टू द एरियाज मेंट फॉर कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं वो सिर्फ एक नाम है। ठीक है, वो नाम किसको दिया जाता है? ऐसे एरियाज़ को वो नाम दिया जाता है जहाँ पर कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन होता है फॉरेस्ट और वाइल्ड एनिमल्स का। ऐसे एरियाज़ को वो नाम दिया जाता है जहाँ पर कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन होता है फॉरेस्ट का और वाइल्ड एनिमल्स का। ओके, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व, ये उन एरियाज़ को ये नाम दिया जाता है जो कि कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन करते हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड एनिमल्स का। ओके, जिन एरियाज़ में कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन किया जाता है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का। ओके, बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन अ स्पेसिफिक एरिया। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? बायो मतलब क्या होता है? लिविंग। डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? विविधता। तो मतलब जिंदा चीज़ों की विविधता। अब वो जिंदा क्या क्या चीज़ें होती है? प्लांट्स और एनिमल्स। तो प्लांट्स और एनिमल्स की डाइवर्सिटी यानी विविधता। ओके, एक पर्टिकुलर एरिया में प्लांट्स और कितने प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटियाँ मौजूद हैं वो कहलाती है बायोडाइवर्सिटी। ओके, एक पर्टिकुलर एरिया में, ये ध्यान रखिएगा। प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया आर नोन एज फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट एरिया। जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया के,
वो उस जगह के क्या कहलाते हैं, फ्लोरा और फोना। जो प्लांट्स है वो फ्लोरा कहलाते हैं, सारे प्लांट्स मिलकर के फ्लोरा कहलाते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं हम, ओके। तो एक पर्टिकुलर एरिया के सारे प्लांट्स मिलकर के फ्लोरा कहलाते हैं और सारे एनिमल्स मिलकर के फोना कहलाते हैं, ओके। एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होती हैं? एंडेमिक स्पीशीज़ आर फाउंड ओनली इन अ पर्टिकुलर एरिया। एंडेमिक स्पीशीज़ एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती हैं, ओके। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या होती हैं? एंडेंजर्ड स्पीशीज़ आर दोज विच आर फेसिंग द डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो कि विलुप्ति की कगार पर आ गई या विलुप्ति का खतरा झेल रही, ओके। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ होती हैं जो कि डेंजर फेस कर रही हैं, जो ख़त्म होने वाली हैं। तो रेड डेटा बुक में ये रिकॉर्ड होता है एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का। रेड डेटा बुक क्या होती है? एंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ का रिकॉर्ड मेंटेन होता है कि कौन सी प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ खतरे में है, मतलब इनको अगर बचाया नहीं गया तो ये ख़त्म हो जाएगी, ये हमें फिर दोबारा देखने नहीं मिलेंगे, ओके। तो माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन इज़ द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ अ स्पीशीज़ फ्रॉम इट्स ओन हैबिटेट टू सम अदर हैबिटेट। तो माइग्रेशन क्या होता है? किसी भी स्पीशीज़ का, चाहे वो प्लांट हो, प्लांट्स तो मूव करते नहीं हैं, एनिमल्स हों, ओके, या फिर हम ह्यूमन बींग्स हों, तो किसी भी लिविंग चीज़ का जो मूव कर सकती है, या बर्ड्स हों, तो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना क्या कहलाता है? माइग्रेशन, ओके। तो माइग्रेशन इज द फिनोमिना ऑफ मूवमेंट ऑफ a species from its own habitat to some other habitat for a particular time period every year for a specific purpose like breeding, ओके। ब्रीडिंग जैसे पर्पस के लिए एक एरिया से दूसरे एरिया में मूव करना इज माइग्रेशन। वी शुड सेव, रीयूज एंड रिसाइकल पेपर टू सेव ट्रीज, एनर्जी एंड वाटर। हमको सेव करना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए और रिसाइकल करना चाहिए पेपर को, ट्रीज़ को सेव करने के लिए, एनर्जी को सेव करने के लिए और वाटर को सेव करने के लिए। अब आते हैं रिफॉरेस्टेशन में। रिफॉरेस्टेशन क्या है? रिफॉरेस्टेशन इज द रीस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। तो रिफॉरेस्टेशन क्या है? रीस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट। जो जंगल बर्बाद हो रहे हैं उनको वापस से वहाँ पर पेड़ लगाना ताकि वो जंगल वापस से आबाद हो सकें, ओके। जो जंगल, जो फॉरेस्ट बर्बाद हो रहे हैं, वहाँ पर ट्रीज़ प्लांट करना या पेड़ों को लगाना ताकि वापस से वो जंगल आबाद हो सकें, ओके। तो गाइज ये थी इस चैप्टर की समरी, और आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर और जितने भी लेक्चर्स हुए हैं इस चैप्टर के वो समझ में आए होंगे, ओके। तो प्लीज़ गाइज जो भी डाउट आए इस चैप्टर को पूरा रीड करिएगा आप शुरू से एंड तक, कम से कम 2 बार, और जो भी डाउट्स आए आपको वो डाउट्स आप पूछिएगा, ओके। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर नाउ। आप लोग अपना ध्यान रखिए घर पे, ओके। और बाहर निकलिए तो मास्क वगैरह वगैरह लगा कर निकलिए, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइज, थैंक यू सो मच।